नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। रीट लेवल प्रथम वैदित्य के अनुसार अब हम हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। जिस तरह से हमने संस्कृत भाषा के सारे टॉपिक्स को एक एक बार लेकर के उनका हमने अध्ययन किया है और कर रहे हैं, उसी तरह से अब हम हिंदी भाषा के भी टॉपिक्स को साथ साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे पास में 30 और 30 60 नंबर का टोटल हमारा सिलेबस होता है। हम उसको पूरे को कवर करेंगे। ये देखिए मित्रों, हमारे पास में भाषा और व्याकरण, ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा और व्याकरण, और द्वितीय जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार, वर्ण में वर्ण के भेद, अन्य व्यंजन तथा रय के विभिन्न रूप, ऐसे ही संधि, शब्द विचार, शब्द भेद, अर्थ के आधार पर, जैसे पर्यायवाची है, समानार्थी है, प्रतीक होने वाले समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। इस तरह से जैसे देखिए काल, विकारी, अविकारी शब्द, अव्यय, वाच्य, वाक्य विकार, कुछ अशुद्ध सामान्य अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह, मुहावरे, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, ये सब हमारे कोर्स में हैं। इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि रीट की जो परीक्षा होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो हम केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम अध्ययन करते हैं उसी में से परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनका सिलेबस यह है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की जितनी भी पुस्तकें हैं उनकी सारी ग्रामर जितनी भी है वही ग्रामर हमारे काम में आती है और उसी से रिलेटेड प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये जो पुस्तक है वह कक्षा 6 की पुस्तक है, और यदि टॉपिक बचता है तो हम कक्षा 7 और कक्षा 8 की पुस्तक में से उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा भी अपने आप में कोई इजी भाषा नहीं है। इसको समझने के लिए हमको थोड़े से अच्छे से उसको अपने व्यवहार में लेकर के और उसका अध्ययन हमको करना आवश्यक है। अब ये देखिए, पहला जो टॉपिक है वह है हमारा भाषा और व्याकरण, अर्थात लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य जिज्ञासु होता है तथा उसके मन में हमेशा नए नए विचार उठते रहते हैं तथा वह किसी मुद्दे पर पहले सोचता है और फिर उस भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है। अतः अपने विचारों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों की बातों को सुनने और समझने के लिए भाषा एक उत्कृष्ट साधन है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलकर। भाषा उसे कहते हैं जो सार्थक शब्द समूह के रूप में उच्चारित हो तथा विचारों के आदान प्रदान में सहायक हो। और इससे स्पष्ट होता है कि भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझता है। देखो, इनको पढ़ाने का वैसे तो कोई औचित्य नहीं है कि भाई आप सोचोगे कि मैडम इनको क्यों पढ़ा रही है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं बीच बीच में से कोई भी प्रश्न बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आया भाषा के रूप, अब वहाँ एग्जाम में हमारे पास में ये आ सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, मुख्यतः कितने रूप होते हैं। मुख्यतः तो 2 रूप होते हैं, लेकिन वैसे 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, 3 रूप होते हैं। लेकिन जो हम ज़्यादा व्यवहार में काम में लेते हैं वह हमारे हैं मौखिक और लिखित। मौखिक तो जो हम बोल करके किसी से अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं वह तो होता है मौखिक, जैसे आपस में बातचीत करते हुए, ठीक है। ऐसे ही लिखित वह होता है जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो लिख करके, जैसे किसी भी बात को, मान लो आज आपके अध्यापक ने कक्षा में आपको कोई बात पढ़ाई, अगर आपने उसी समय उस बात को लिख लिया तो वह आप बाद में दोहरान भी कर सकते हो। अर्थात ये कहा जाता है कि भाषा का जो लिखित रूप होता है वह स्थायी होता है। तथा अब ये पूछ सकता है एग्जाम में कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है। अब देखो, अपन ने यहाँ पढ़ लिया, लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं तथा मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ है। अब इसी तरह से देखिए, हमारे पास में आगे है भारतीय भाषाएं। अब भारतीय भाषाओं में वैसे तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को भारतीय भाषाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि निम्नलिखित है। अब ये देखिए,
अब आपसे यह प्रश्न भी बन सकता है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। आंसर क्या बनता है? 22 भाषाओं को। 22 भाषाएं कौन कौन सी? असमिया, उड़ीसा, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, उर्दू और हिंदी। तो अब इनको तो याद करना कोई वो नहीं, लेकिन एक ये प्रश्न जो बनता है वह क्या बनता है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति प्रदान है। इसी तरह से आगे हमारे पास में आता है लिपि। भाषा कुछ ध्वनि समूह से बनती है तथा प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह भी निर्धारित होता है। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। संस्कृत तथा हिंदी तथा संस्कृत भाषा की देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं की जो लिपि है वह रोमन है। उर्दू और अरबी की फारसी है तथा पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, अब लिपि हम याद कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा में लिपि से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब ये देखिए आगे हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा को जब हमारे संविधान में पहले संघ भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में जब माना था, वह था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा को भारतीय संघ भाषा, राज्य भाषा के मान्यता प्रदान की गई थी। भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा भारत के अधिकांश राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आदि राज्यों में भी यह राज्य भाषा भी हिंदी ही बोली जाती है। बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग लगभग पूरे देश में ही होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, अर्थात जैसे मान लो हम जहाँ पर रहते हैं, हम उस अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हम राजस्थान में रहते हैं तो कैसी बोली बोलते हैं? राजस्थानी बोली बोलते हैं। जैसे देखिए बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में प्रयोग आती है, जिससे मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। लोकगीत, लोक कथाएं आदि बोली के अंतर्गत आते हैं तथा भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। अब देखो उपभाषा का अर्थ यह है कि भाषा का छोटा रूप होता है। भाषा का प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्रों में तथा भाषा के मुकाबले में छोटे और सीमित क्षेत्रों में होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। देखो इसको समझो एक बार, अपने पास एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि बोली किसे कहते हैं। यह ना, बोली तो वह होती है जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, लेकिन उपभाषा क्या होती है? उपभाषा भाषा का ही छोटा रूप होता है। उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्रों तथा भाषा के मुकाबले छोटे सीमित क्षेत्रों में होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है, अब जैसे हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियां क्या है? हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे देखो पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी मतलब बगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ऐसे ही पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसे ही पहाड़ी, इसके अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, है ना। अब अपने पास प्रश्न किस तरह से बनेगा? देखो हिंदी भाषा की उपभाषाएं बोलियां कौन सी हैं? तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी और राजस्थानी इसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी आती है। मगधी इसके अंतर्गत भोजपुरी और मगही और अंगिका आती है। ठीक है, अब इस तरह से हमारी जो उपबोलियां हैं उनको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटना है। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ते पढ़ते बन गए। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है तथा उसके अपने नियम होते हैं तथा भाषा को इसी व्यवस्था और नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। इसी के माध्यम से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। व्याकरण के अंग मुख्यतः व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्ण। इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द, इस अंग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में अब देखो, अब इसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें आ गई। देखो इसमें क्या है कि जो शब्दों का स्वरूप कैसा है,
है ना। ऐसे इसके भेद कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, लिंग में जैसे भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, और वचन में कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, है ना। इस तरह से अब वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोगों पर विचार किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, अब ये देखिए हमने जो सीखा है वह देखो, भाषा एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम है, साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं मुख्यतः, मौखिक और लिखित। स्थायी रूप होता है वह होता है लिखित, और भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। तो यह भी प्रश्न हमारे पास में बन सकता है। अब इसके कुछ जो प्रश्न हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, हम अपनी बात दूसरों से किस प्रकार पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से। भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप, मौखिक और लिखित। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के जो अभी अपन ने 5 अंग पढ़े ना, देखिए व्याकरण के अंग ही तो है, ये व्याकरण के 4 अंग पढ़े ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। ठीक है, 4 इसके विचार होते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह से मान लो इसकी लिपियां पूछी हैं। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, उर्दू, जर्मन, अंग्रेजी, पंजाबी, फारसी, इनकी लिपियां बतानी है। तो लिपि याद कर लोगे तो बता दोगे। जैसे हिंदी भाषा की कौन होती है, देवनागरी। उर्दू की कौन होती है, फारसी होती है। जर्मन की कौन होती है, अब ये देखिए जर्मन की अपन ने अभी देखी। अंग्रेजी की कौन होती है, अंग्रेजी की कौन सी होगी बताइए। अंग्रेजी की जो लिपि है वह है, ये देखिए अभी अपन ने लिपियां पढ़ी हैं, ये देखो रोमन है, अंग्रेजी की लिपि है। जर्मन की, अंग्रेजी की, फ्रेंच की, तीनों की रोमन है। उर्दू और अरबी की फारसी हो जाएगी। ठीक है, और पंजाबी की गुरुमुखी। तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे, है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रश्न बनते हैं वो ये छोटे बच्चों के लायक प्रश्न हैं। हम इनको वैसे देख सकते हैं। भाषा के मूलतः डैश रूप प्रचलित है, कौन सा रूप प्रचलित है भाषा का, मौखिक रूप प्रचलित है। स्थायी रूप है वह लिखित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है, वही 22 भाषाएं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन। बोली भाषा का डैश रूप है, बोली भाषा का डैश रूप है। अब ये देखो ये क्या है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, अब इस तरह से हमने जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अंडमान निकोबार में कौन सी राजभाषा बोली जाती है, वही हिंदी भाषा बोली जाती है ना। भारत की संपर्क भाषा का नाम क्या है, हिंदी भाषा। देवनागरी लिपि है हिंदी। रोमन लिपि कौन सी भाषा की है, रोमन, अंग्रेजी की। हिंदी को कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है, 5। उत्तराखंड की राज्य भाषा कौन सी है, अब उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, गढ़वाली भाषा बोली जाती है। ऐसे ही भाष शब्द किससे बना है, भाष धातु से बना है। और किसके द्वारा शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है, व्याकरण के द्वारा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस तरह से हमने जो प्रश्न किए है ना, हमने जो पढ़ा, इसी से रिलेटेड हमारे पास में एग्जाम में प्रश्न आएंगे। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, 1 बार 2 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखें, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपके पास पूरी जानकारी पहुंचा दूंगी। यदि मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते जाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। वैसे तो देखो इतनी बार मान लो रीट की परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो अधिक से अधिक मित्र तो ऐसे होंगे जिन्होंने खूब बार रीट की परीक्षा दी है, थोड़ी पढ़ाई करके भी दी है। तो ये एक तरह से एक दौरान कक्षा है। ठीक है, बार बार इनको पढ़ेंगे तो अपने याद हो जाएगा। और किसी भी काम के यदि पीछे पड़ जाएंगे तो वह काम निश्चित रूप से होता है। अपने विचारों में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अपने मन में कभी यह नहीं रखना चाहिए कि मेरा यह काम नहीं होगा। हमारा काम निश्चित रूप से होगा। बार बार इसका अध्ययन करेंगे। और जब हम ये सोचते हैं कि यह काम होगा तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है वह हमें उस कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं, है ना। तो अब कभी भी अपने आप को सबसे पहला काम हम ये करेंगे, सुबह उठते ही पहले भगवान को धन्यवाद करेंगे कि हमने आज का दिन भी देखा, और अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में हम लग जाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमारा जो भी सिलेबस है उसका हम अध्ययन करेंगे। यदि मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।